डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड अराउंड अस, हमारे चारों ओर कोलाइड और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड के अनुप्रयोग। तो कोलाइड अराउंड अस जो हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जो हमारे कांटेक्ट में चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें कोलाइड के फॉर्म में दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द मील वी ईट, जो भोजन हम करते हैं, खाना हम खाते हैं। इसके अलावा द क्लॉथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द वुडन फर्नीचर, लकड़ी के जो फर्नीचर हैं। इसके साथ साथ जो है द हाउसेस वी लिव इन इट, घर जिसमें हम लोग रहते हैं। इसके साथ साथ द न्यूज़पेपर वी रीड, समाचार पत्र जिनको हम लोग पढ़ते हैं। ये सब जो है मेनली कोलाइड से ही बने होते हैं। तो उसी में कुछ चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। जैसे फर्स्ट जो है ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग। तो एयर में जो है जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल अलोंग विथ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, धूल के कण जो जल के साथ निलंबित होते हैं, वायु में उपस्थित रहते हैं और वो जो है लाइट को स्कैटर करते हैं, प्रकाश को वो प्रकीर्णित करते हैं। तो जिस लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिस प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, स्काई हमको उसी कलर का दिखेगा, आकाश उसी रंग का दिखेगा। यानी कहने का अर्थ है कि डस्ट पार्टिकल अलोंग विद वाटर आर सस्पेंडेड इन एयर, और the blue light which scatter reaches our eyes and the sky looks blue। हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखता है। तो इसका जो रीजन है इसका कि जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड विद वाटर, डस्ट पार्टिकल्स along with water, ये सस्पेंडेड रहते हैं सस्पेंडेड इन एयर। और ये जो एयर होता है ये क्या करता है, स्कैटर करता है ब्लू लाइट को, नीले प्रकाश को। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो छोटी होती है, और इसके कारण इसकी स्कैटरिंग करता है, और इसी कारण जो है स्काई जो होता है लुक्स ब्लू टू अस, क्योंकि वही ब्लू लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है। तो इसमें जो वायु में जो होते हैं वो आपके
जल के साथ निलंबित धूल के कण होते हैं, और ये धूल के कण जो होते हैं वो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्यों प्रकीर्णन करते हैं? क्योंकि इसकी छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और इसी कारण जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये इसका रीजन भी है क्यों नीला दिखता है, ये भी स्पष्ट हो गया। सेकंड देखिए, इसमें फॉग, मिस्ट एंड रेन। कोहरा, धुंध और बरसात। तो जो एयर होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो है एयर, इसके साथ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब ये एयर कूल होती है, व्हेन एयर कूल्स, किस टेम्परेचर पर? बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। अपने ड्यू पॉइंट के नीचे जो है जब इसकी कूलिंग हो जाती है, तो यही जो वाटर होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, टिनी ड्रॉपलेट्स, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं किस पे? डस्ट पार्टिकल पे। तो मॉइस्चर फ्रॉम एयर जो है वो कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ, या वाटर ना लिखिए इसको, आप मॉइस्चर लिखिए, वो बेटर वर्ड होगा। तो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है एयर में वो कंडेंस होती है ऑन द सरफेस ऑफ डस्ट पार्टिकल, और वो फाइन ड्रॉपलेट फॉर्म करेगी, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म करेगी। मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होगी ऑन डस्ट पार्टिकल, और ये कंडेंस होकर के क्या करेंगे? फॉर्म्स टिनी ड्रॉपलेट्स। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है एयर में फॉर्म करेंगे, और यही जो है एयर में फ्लोट करते रहते हैं, और जो है वो मिस्ट या फॉग के फॉर्म में हमें दिखते हैं। फ्लोट इन एयर, और इन्हीं को जो है हम float in air in form of fog or mist।
एटमॉस्फेयर में जो होगा, वायुमंडल में जो होता है वो वायु और धूल के कण होते हैं। तो जब वायु जो है वो ड्यू पॉइंट यानी जो है, ड्यू कहते हैं ओस को, ओसांग इसको कहते हैं, ड्यू पॉइंट। ओसांग के नीचे, उससे लो टेम्परेचर पे अगर ये ठंडी हो, तो जो वायुमंडल में जो नमी होती है वो धूल के कणों पर जो है वो संघनित हो जाती है, संघनित होकर के जो है छोटे छोटे संघनित होकर के ये छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे बिंदुक बनाते हैं। और यही जो है होते हैं, ये हवा में जो है तैरते हुए आपका कोहरा या धुंध के रूप में दिखते हैं। तो फॉग या मिस्ट है क्या कि व्हेन मॉइस्चर इन एयर condenses below its dew point, it condenses on dust particle present in air and floats in form of tiny droplets in air which forms fog or mist. वायु में जब नमी जो होती है वो ओसांक बिंदु के नीचे ठंडी होती है, तो वो वायु में उपस्थित धूल के कणों पर कंडेंस होती है, संघनित हो जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाती है, बिंदुक बनाती है, जो हवा में तैरते हुए धुंध या कोहरे का निर्माण करते हैं। और ये कोलाइडल नेचर के होते हैं। और क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स जो होते हैं वो एरोसॉल होते हैं, ये एरोसॉल हैं। और इसमें जो है ये एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जो है ये होते हैं। तो जब इसका जो कंडेंसेशन करते हैं, इसका जब ये कंडेंस होते हैं तो इसमें एरोसॉल में जो है आपके वाटर प्रेजेंट होता है, गैस में या एयर में। तो जब ये कंडेंस होते हैं तो जो वाटर की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपस में कंबाइन करके बिगर ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, बड़े बना लेती हैं। और ये प्रोसेस जो है तब तक रहता है जब तक कि वो एक बड़ा पार्टिकल ना बन जाए और वो रेन के फॉर्म में नीचे ना गिरने लगे। तो ये जो एयर जो होती है आपके जो क्लाउड्स में जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं इन एयर और गैस। और जब ये एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में इनका कंडेंसेशन होता है, ये कंडेंस होती हैं, तो जो वाटर होते हैं, यही वाटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो है बड़े ड्रॉपलेट बना लेते हैं, बिगर ड्रॉपलेट्स। और यही ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। तो इसमें जो बादल है, बादल जो होता है वो एरोसॉल होता है। और वायुमंडल के ऊपरी भाग में जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो है जल
की बूंदें जो हैं वो आपस में मिलकर ये बड़ी बूंद बना लेती हैं, और यही जो बूंदें होती हैं ये बरसात के रूप में जो है वो नीचे गिरने लगती हैं और बारिश होती है। कभी कभी जो होता है, जो दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड होते हैं उनके मिलने से भी बारिश होती है। क्यों? उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड फेज है वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण जो छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी बादल में दो विपरीत आवेशित बादल जब आपस में टकराते हैं या मिलते हैं तो वो उसमें जो उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था जो जल होता है उसके आवेश को उदासीन कर देते हैं, और जल के जो है कण जो है आपस में मिलके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, और वही बरसात के रूप में, बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। इसके अलावा जो है कभी कभी जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, कृत्रिम बारिश कराई जाती है, और वो कृत्रिम बारिश किसके द्वारा होती है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो है विद्युत अपघट्य की सहायता से उसमें किया जाता है। तो इसमें जो होता क्या है, जो इलेक्ट्रीफाइड सैंड ये जो होती है उसको विद्युतीकृत धूल को जो है हम फेंक करके जो है बादलों के ऊपर फेंकते हैं, जो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वाटर की जो बूंदें होती हैं, जल जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बिगर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगती हैं। तो जो आर्टिफिशियल रेन होती है, आर्टिफिशियल रेन जो होता है किसके द्वारा होता है? बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड sand or spraying a shawl carrying charge opposite to the one on clouds from an एरोप्लेन। यानी इसमें विद्युतीकृत धूल को स्प्रे करना यानी फेंक कर, या बादलों के विपरीत आवेश वाले शॉल को वायुयान की सहायता से छिड़क कर, स्प्रे करके छिड़क कर कृत्रिम बरसात कराई जाती है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रीफाइड सैंड
और इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा होगा, अपोजिट टू द क्लाउड, जो उसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उससे अपोजिट चार्ज होगा, या अपोजिट चार्ज का चार्ज सॉल्व पार्टिकल उसका स्प्रे करते हैं तो वो वाटर के चार्ज को जो क्लाउड में प्रेजेंट है न्यूट्रलाइज कर देता है और वो आपस में जो है मिल करके बिगर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और बारिश होने लगती है। यानी जो बादलों के ऊपर विद्युतीकृत धूल, तो विद्युतीकृत कैसा होगा, जो बादलों के जो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी जल है उस पर उपस्थित आवेश है उसका विपरीत आवेश होगा, उसको या विपरीत आवेश वाले सॉल का छिड़काव कर देते हैं जिससे जल के जो ड्रॉपलेट है उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो आपस में बिगर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करके रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। बड़े जो है कणों के रूप में बदल जाते हैं वो वायु जल के कण, छोटे छोटे कण, और जो है बरसात होने लगती है। तीसरा है फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स खाद्य सामग्री, तो इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मिल्क, बटर, ठीक, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सब कोलाइडल नेचर के होते हैं और जिनको हम यूज करते हैं। तो इसमें दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस, ये सब किसी न किसी रूप में कोलाइड हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। चौथा जो है ब्लड या रुधिर, रक्त। ब्लड भी जो है वो कोलाइडल सिस्टम होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस। जो ब्लड होता है, ये रक्त जो होता है वो एल्बुमिनॉइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन होता है। और ये जो होता है इसमें निगेटिव चार्ज होता है, इसमें जो है निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। तो जब कहीं आपने देखा होगा कट जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उस पर फिटकरी लगा देते हैं, तो या एलम, फिटकरी को एलम कहते हैं, एलम लगा देते हैं तो वो क्या करता है, खून का बहना जो है वो, ब्लड का जो ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो एलम होते हैं, एलम या जो फिटकरी है, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, धन आवेशित एल्युमिनियम के कण होते हैं। और वो जो ब्लड जो एल्ब्यूमिनाइड है जिसमें निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके उनका कोएगुलेशन कर देता है जिसके कारण ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ब्लड जो है वो कोलाइडी निकाय है जिसमें एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ
का कोलाइडी विलयन होता है और ये ऋण आवेशित कोलाइड होता है। तो जब कहीं पे कट जाता है और खून बहने लगता है तो हम उसमें क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी में जो है पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयन होते हैं। ये एल्युमिनियम आयन क्या करेंगे, इस ब्लड के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, इस ब्लड के ऋण आवेशित कण को उदासीन करके स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है वो खून का बहना बंद हो जाता है, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, खून का जो है वो थक्का बन जाता है, जिसके कारण जो है, और वो थक्का किसके कारण बनता है, कोएगुलेशन के कारण। जो क्लॉट्स बनते हैं, थक्के बनते हैं, वो स्कंदन के कारण बनते हैं और फिर ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। फिफ्थ देखिए, सॉइल्स। सॉइल्स यानी मृदाएं, मिट्टी जिसको कहते हैं आप। तो सॉइल में क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल होती है यानी जो उर्वरा मृदा होती हैं वो कोलाइडी प्रकृति की होती हैं। जितनी भी आपकी फर्टाइल सॉइल है, यानी उर्वरा मृदा, ये कोलाइडल नेचर होता है इनका। ये कोलाइडी प्रकृति की होती हैं और इसमें जो होता है, इसमें ह्यूमस जो होता है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह वर्क करता है। इस सॉइल में ह्यूमस जो होता है वो रक्षक कोलाइड की तरह वर्क करता है। प्रोटेक्टिव कोलाइड या रक्षी कोलाइड, इसकी तरह जो है वो वर्क करता है और इसी के कारण जो है ये मॉइस्चर, इसी जो है कोलाइडल नेचर के कारण जो होता है वो मॉइस्चर जो है को एब्जॉर्ब करता है और नरिशिंग मटेरियल और पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको वो अधिशोषित करता है। तो इसी कोलाइडल नेचर के कारण जो होता है, सॉइल जो होती हैं वो सॉइल्स एब्जॉर्ब moisture and nourishing materials, इसी के कारण जो मृदा होती है वो अधिशोषित करती है किसको, नमी एवं पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती है। तो सॉइल जो होते हैं, जो फर्टाइल उर्वरा मृदा होती है, उसकी कोलाइडल नेचर होता है और उसमें ह्यूमस जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह जो है वो वर्क करता है और ड्यू टू कोलाइडल नेचर सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल। जो उर्वरा मृदा होती है
उसमें वो उसकी कोलाइडी प्रकृति होती है और उसमें ह्यूमस जो होता है वो रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण ही जो है मृदा या मिट्टी जो है नमी और पोषक पदार्थों को जो है वो अधिशोषित करती है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का बनना। डेल्टा आप जानते हैं जितने भी जो रिवर हैं, नदियां हैं, उन सब का पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? समुद्र में। रिवर वाटर जो होता है वो सी वाटर में सब जाते हैं। तो जितना भी रिवर वाटर है वो सी वाटर में जाता है। और रिवर वाटर में क्या होता है? निगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल होते हैं, ऋण आवेशित मिट्टी के कण होते हैं। और सी वाटर में, समुद्री जल में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही रिवर का वाटर जो है वो सी वाटर में मिलता है तो उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, क्ले पार्टिकल होते हैं, वो सी वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं, इससे वो उनके क्ले पार्टिकल जो है नदियों के पानी में जो मिट्टी के कण हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वो वहीं पर यहाँ पर जो है वो जमने लगते हैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसको जो है हम डेल्टा कहते हैं। इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है जहाँ पे नदी का पानी और समुद्र का पानी मिलता है उसी पे जो है यानी उसके मुहाने पर वो ट्रायंगल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है और डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो नदियों के जल में ऋण आवेशित मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं। सभी नदियों का पानी समुद्र में जाके गिरता है, सी वाटर में गिरता है और इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन होते हैं वो इस निगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल जो विद्युत अपघट्य के धन आयन है वो मिट्टी के ऋण आवेशित कणों को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और उनका कोएगुलेशन कर देते हैं, उनका स्कंदन कर देते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे नदी और समुद्र मिलती है ठीक उसी जगह पर जो है वहाँ पे वो मिट्टी जो है वो डिपॉजिट होने लगती है और वो एक ट्रायंगुलर शेप में जो है वो एक लैंड फॉर्मेशन होता है जिसको डेल्टा कहते हैं। त्रिभुज के आकार का जो है वो एक तरह से जमीन जो है मिट्टी के सेटल डाउन होने के कारण, मिट्टी के बैठने के कारण बन जाती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक।
धूम्र का या धुएं का विद्युतीय अवक्षेपण। तो इसके लिए जो है हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं। कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर होता क्या है, एक चैम्बर होता है, और इसमें इधर से स्मोक या धूम्र जो है ये, और इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज और इसको हम कनेक्ट करते हैं ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड होता है। और ये हमारा जो है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर है। कॉट्रेल अवक्षेपक। तो देखिए इसमें जो स्मोक होता है, इसमें कार्बन, आर्सेनिक के कंपाउंड, डस्ट पार्टिकल, ये सब जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर या गैस में जो है कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनी से जो एयर निकलती है या गैस निकलती हैं, वो उनमें ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के, डस्ट के, आर्सेनिक के, इन सब के, और ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं, ये वातावरण को जो है वो प्रदूषित करती हैं। तो इनको जो है चिमनी से बाहर आने से पहले उसको कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर से जो है पास करते हैं, कॉट्रेल अवक्षेपक से जो है इसमें इसको गुजारा जाता है। इसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है एक प्लेट लगी रहती है, और ये जो डस्ट पार्टिकल है इसमें निगेटिवली चार्ज कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो सब निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब इसको इस प्रेसिपिटेटर से, इस अवक्षेपक से जब हम गुजारते हैं, तो इसको जब गुजारते हैं तो इसमें जो उपस्थित जो निगेटिव चार्ज वाले कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब यहाँ पे न्यूट्रलाइज होकर के उनका कोएगुलेशन हो जाता है और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो बाहर चिमनी से जो गैस निकलती है वो कार्बन और डस्ट और इन सब पार्टिकल से फ्री होता है, यानी इन
कणों से रहित होता है। तो इस तरह से जो है हम उसमें से जितने भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर का यूज करके। सेकंड देखिए इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल का शोधन। तो जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, नेचुरल जो इसके सोर्स हैं हमारे वाटर के, जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो जल के प्राकृतिक स्रोत में क्या होगा? रिवर वाटर, नदियों का जल, वेल वाटर, कुएं का जल, ये सब होता है। और इस सब में जो होता है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, क्ले की, मिट्टी की जो है वो निलंबित कण उसमें जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो इस वाटर को जो है, जब इसमें जो वाटर होता है इसमें जब हम एलम मिलाते हैं, एलम यानी फिटकरी मिलाते हैं, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयन होते हैं और इसमें जो निगेटिव चार्ज वाले मिट्टी के कण होते हैं, क्ले पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो इसके द्वारा जो है फिटकरी के जो कैटायन प्रेजेंट होते हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करके कोएगुलेट कर देते हैं और वो सस्पेंडेड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं और उस वाटर को हम पीने में यूज करते हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति में जो जल प्राप्त होता है नदियों से या कुओं से या तालाब से, पॉन्ड से, वेल से या रिवर से, तो उसमें जो है सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल होते हैं, उसमें निलंबित मिट्टी के कण होते हैं जो कोलाइडल नेचर के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। तो उसमें जब फिटकरी मिलाते हैं, एलम मिलाते हैं, तो वो उन पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और नीचे सेटल डाउन कर देता है और जो बचे हुए पानी को जो है हम वो पीने में यूज कर लेते हैं। तीसरा जो इसमें देखिए मेडिसिन्स, औषधियों या औषधियों में जो है इसका हम यूज करते हैं। तो बहुत सी जो मेडिसिन्स होती हैं, मोस्ट of the medicines are colloidal in nature. For example, जो है ऑर्जिरॉल, आर्जिरॉल, ये आर्जिरॉल जो होता है ये सिल्वर सॉल होता है। ये जो है आपके आंखों के लिए जो है आई लोशन में ये यूज किया जाता है, आंख की दवा बनाने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कोलाइडल एंटीमनी, एसबी इसका सिंबल होता है,
ये जो होता है काला जार, इसको क्योर करने में यूज किया जाता है। काला जार जो है इसके इलाज में होता है। कोलाइडल गोल्ड जो है, कोलाइडल गोल्ड जो होता है वो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में यूज होता है। इसका अंतःपेशी इंजेक्शन में जो है हम यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एंटासिड, ये इमल्शन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशिया का दूध कहेंगे। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ये इमल्शन होता है, पायस होता है और ये एंटासिड के फॉर्म में जो है यूज किया जाता है स्टमक डिसऑर्डर में। पेट की गड़बड़ी में जो है इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो कोलाइडल फॉर्म में जो है जो मेडिसिन होती हैं ये बहुत ही जो है वो इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है और उसका एसिमिलेशन जो है वो इजीली होता है, यानी उनका स्वांगीकरण सरलता से होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडल फॉर्म में जो है मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। कोलाइडल रूप में जो है औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े अधिक क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण उनका आसानी से स्वांगीकरण होता है। तो कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज they have large surface area and are therefore easily assimilated, उनका स्वांगीकरण सरलता से होता है। इसके बाद टैनिंग। टैनिंग कहते हैं चमड़े को प्योरीफाई करना, चर्म शोधन। तो जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर। जो पशुओं की खाल होती है वो कोलाइडी प्रकृति की होती है और उस पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब होते हैं तो उसको टेनिन में जो है डिप करते हैं, दे आर सोक्ड इन टेनिन। तो और उसके कारण जो है टेनिन में जो होता है वो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण जो है उनका म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाता है, पारस्परिक स्कंदन हो जाता है, और जिसके कारण जो आपका जो है जो लेदर होता है वो जो है क्या कहते हैं हार्ड हो जाता है। और इसी प्रोसेस को जो है हम टैनिंग कहते हैं। और इसके टैनिन के जगह जो है कभी कभी जो है क्रोमियम साल्ट का भी यूज करते हैं। जो एनिमल हाइड होती है ये कोलाइडल नेचर की होती है।
यानी पशुओं की खाल जो होगी ये कोलाइडी प्रकृति की होती है। और इस पे जो होता है, जब इस खाल पर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, सोक करते हैं। किसमें? टैनिन में। यानी टैनिन में जो है इसको भिगोया जाता है। तो जब टैनिन में भिगोते हैं तो इस टैनिन में जो है निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, तो जिसके कारण इन दोनों का म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, इन दोनों का पारस्परिक स्कंदन होता है, और जिसके कारण जो होता है, जो लेदर होता है वो हार्ड हो जाता है। और इसके कारण जो है क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ लेदर। और इसके कारण जो है चर्म जो होता है वो कठोर हो जाता है। क्यों होता है? इस पे जो पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं वो टैनिन से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, इनका कोएगुलेशन होता है, जिसके कारण जो है वो आपका लेदर जो है हार्ड हो जाता है। इसी प्रोसेस को जो है टैनिंग कहते हैं, चर्म शोधन कहते हैं। तो इसमें जो है कभी कभी टैनिन की जगह जो है हम क्रोमियम साल्ट, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, तो क्रोमियम साल्ट जो है हम वो यूज करते हैं इस टैनिंग के लिए, हार्डनिंग के लिए। फिफ्थ एप्लीकेशन देखिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और अपमार्जकों की शोधन क्रिया, ये आपको हम बता चुके हैं मिसेल फॉर्मेशन में, कि ये मिसेल फॉर्म कर लेते हैं, और मिसेल जो है वो कैसे ऑयल ड्रॉपलेट ग्रीस, इसको जो है वो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट डिसॉल्व हो जाता है और पोलर एंड बाहर रहता है, जो उसको छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक करके इमल्शन बना के निकाल देता है। तो इसको आप वहाँ पीछे के वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म, फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में। तो इसमें जो है फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म में जो है वो कोट, इनके ऊपर एक इमल्शन की कोटिंग होती है, इनके ऊपर एक पायस की जो होती है वो कोटिंग होती है, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन जो होता है उसकी कोटिंग होती है। इसमें जो है ये कैसे बनाई जाती है,
coating and emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over glass plate or celluloid film. जो फोटोग्राफिक प्लेटें होती हैं वो जेलेटिन में प्रकाश सेंसिटिव यानी संवेदी, प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड के पायस का ग्लास प्लेटों या सेलुलॉइड फिल्मों पर लेपन या विलेपन जो है करके ये फोटोग्राफिक जो है प्लेट या फिल्म बनाई जाती हैं। 7th इसमें देखिए, तो इसमें जो है इमल्शन का यूज होता है फोटोग्राफिक प्लेट के प्रिपरेशन में, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग, तो जितने भी आपके जो रबर हैं, जो वो रबर के जो प्लांट होते हैं, जो आपका रबर प्लांट है, इससे जो है जो हमें लेटेक्स मिलता है, जो उसका मिल्क मिलता है, ये कोलाइडल नेचर का होता है और ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है। इस पे जो है निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। जो रबर का वृक्ष होता है या पेड़ होता है, उसका जो मिल्क होता है उसमें लेटेक्स होता है, जिसपे निगेटिवली चार्ज लेटेक्स पार्टिकल होते हैं और इसका कोएगुलेशन करके हम जो है रबर के आर्टिकल्स फॉर्म करते हैं या इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उनको कोएगुलेट करेंगे, या जो आर्टिकल हमें बनाना है उसका एक मॉडल बना देते हैं और उसको एनोड बना देते हैं और उसमें रबर का मिल्क भर करके जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें अप्लाई करेंगे वो सब कोएगुलेट हो जाएंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। तो जो रबर के जो वृक्ष होते हैं उसमें लेटेक्स प्राप्त होता है, जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। इनका स्कंदन करके रबर की वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको कैसे बना सकते हैं? इसके लिए या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से, या इसका एक सांचा बना लेते हैं, जो भी हमें वस्तु बनानी है और उसको एनोड बना देते हैं और उसमें ये लेटेक्स भर देते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण वो सब जो है वो एनोड पर जाकर के उदासीन हो जाएंगे और जो है वो स्कंदित हो जाएंगे और उस आकृति की जो है वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, लास्ट हम लोग शॉर्ट में इसको भी जान लें।
बहुत डिटेल इसमें नहीं लिखना है। औद्योगिक उत्पाद, तो औद्योगिक उत्पाद में जैसे पेंट, इंक, स्याही, सिंथेटिक प्लास्टिक, संश्लेषित प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, स्नेहक जिसको कहते हैं, सीमेंट, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन हैं जो है इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, औद्योगिक उत्पाद हैं और जिनको हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।